नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस डीवाई पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान में सभी के दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर वोट पड़ने के बाद ईवीएम मशीन जो होती है वो कहाँ रखी जाती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है, क्या उसे हैक किया जा सकता है, चुनाव आयोग क्या होता है, ईवीएम क्या होती है, वीवीपैट क्या होता है, जानेंगे साथियों शुरुआत से क्रम के साथ में धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो साथियों चलते हैं आगे। सबसे पहले चर्चा का मुद्दा क्यों है ये, तो हम वर्तमान में इस पर वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भारत में वर्तमान समय में लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। जैसा सभी को आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं भारत में, और कितने चरणों में, तो ये 7 चरणों में चुनाव होने हैं कंप्लीट पूरे भारत में। कौन कौन से चरण हैं, तो 7 चरणों में। ये आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने चरणों में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव हुए हैं 7 चरणों में। पहला चरण कब से हुआ है स्टार्ट, तो 19 अप्रैल से। दूसरा चरण 26 अप्रैल से। तीसरा चरण 7 मई को होगा। चौथा चरण 13 मई। पाँचवा चरण 20 मई। छठा चरण 25 मई। और सातवां चरण 1 जून को होगा। उसके बाद मतदान की जो तारीख है यानी मतगणना की जो तारीख है वो है 4 जून। वो क्या है, 4 जून। तो ये है हमारे राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के राजीव कुमार। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने बताया अभी कि चर्चा का मुद्दा क्यों है, क्योंकि भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा की चुनाव की सीट कितनी है, तो 7 चरणों में कुल 543 सीटों पर क्या होने हैं चुनाव। लेकिन वैसे कितनी होती हैं, तो 552 होती हैं, 2 हटा दी गई हैं, इस कारण से 550 हैं लोकसभा की कुल सीट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने पर चुनाव आयोग, हम सबसे पहले जानेंगे चुनाव आयोग। आखिरकार जो भारत में चुनाव होते हैं उन्हें कंडक्ट कौन कराता है, उनको नियंत्रित कौन करता है। तो वर्तमान में भारत में जो चुनाव आयोग है कैसा है, तो ये कि ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो कैसा होगा, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, यानी कि जो अपने निर्णयों को पूर्ण रूप से ले सके, किसी के दबाव में ना रहे। ठीक है, और यह एक अर्धन्यायिक संस्थान भी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे बनेगा या जो पूछे जाते हैं वैकल्पिक में, कि क्या भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, दूसरा क्या यह स्वायत्त संस्था है, क्या तीसरा यह अर्धन्यायिक संस्था है। तो तीनों में से आपको जौन सा सही हो वो राइट करके आना है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूर ये वाला पोर्शन, कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, दूसरा एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र निकाय है, और तीसरा अर्धन्यायिक संस्थान भी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की पिछली वीडियो में बताई है कब स्थापना हुई है, तो 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेट जरूर ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की और निर्वाचन आयोग की। ठीक है, इसी कारण से जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि ये आपको बिल्डिंग चमक रही होगी, ये निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचन सदन, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। आगे चलेंगे, इसमें कितनी निकाय हैं, मतलब तो वर्तमान में एक तो कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मैंने अभी बताया तो कौन थे, राजीव कुमार। ठीक है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्यीय है, तो यह 3 सदस्यीय निकाय है। आपसे पूछा जा सकता है कितने सदस्यीय निकाय है, तो 3 सदस्यीय है वर्तमान में। लेकिन हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि 15 अक्टूबर 1989 तक यह केवल कैसा था, एक सदस्यीय निकाय था। लेकिन उसके बाद में एक दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 1989 से और 1990 तक, ऐसा समझ लो आप, दिसंबर 1990 तक कितने सदस्य हो गया, 3 सदस्यीय। लेकिन 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक कितना हो गया, दोबारा से एक सदस्यीय। तो आपको ध्यान रखना है
कि 2 जनवरी से 30 सितंबर तक एकल सदस्यीय, जबकि 16 अक्टूबर 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कैसा हो गया उसके बाद से, यानी 30 सितंबर के बाद से अब वर्तमान में कैसा 3 सदस्यीय। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में चुनाव जो आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है। और इस 3 सदस्यों में कौन कौन है, तो पहला तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये रहे हमारे कौन है, तो राजीव कुमार। ठीक है, और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, आपके सामने ये जैसा कि आप फाइल फोटो देख पा रहे होंगे। और जबकि 2 अन्य हैं, ये नंबर 1 हैं, कौन से हैं, माननीय डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू जी, और दूसरे हैं माननीय ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, तो आपको ये नाम तीनों ध्यान रखने हैं। नंबर 1 राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरे सुखवीर सिंह संधू, और तीसरे हैं ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इतना पेपर में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। आगे जानेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि दोनों जो तीनों हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है, जबकि इनकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और इनकी योग्यता किसके बराबर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता होती है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है, यानी जो समय अवधि है, वो ये 6 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, या 65 वर्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कब तक रहेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष ही होता है, लेकिन उनकी जो वर्ष है, एज जो काउंट की जाती है, वो 62 वर्ष पर की जाती है। यानी कि 62 वर्ष अगर उनकी एज पूरी हो गई 6 वर्ष से पहले, तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे कब, 62 वर्ष पर। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कब लेते हैं, 65 वर्ष की उम्र पर कंप्लीट लेते हैं। अब इनको हटाया कैसे जाता है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उच्चतम न्यायालय हमारे भारत का, तो उनके जो CJI, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके समान ही उन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग के अनुसार ही इनको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बोल देगा कि आप पद से हट जाएंगे तो अपने पद से नहीं हटेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात इन्हें महाभियोग की क्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब है जो मेन मुद्दा है EVM। तो EVM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अर्थात यानी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सहायता से क्या करते हैं, वोट डालते हैं और वोट को काउंट भी करते हैं। तो देखो ये वाली है EVM, और ये है, मतलब ये दोनों क्या है, EVM की पार्ट है, जबकि ये BV यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे आप, BVPAT, BVPAT, ये क्या है, ये वोटर वेरीफाइड प्रिंटेबल ऑडिट ट्रेल, ये अलग है। जैसा ये है EVM। अब EVM में जब हम यहाँ से कमांड देंगे इस मशीन से, EVM से, तो जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के सामने क्या होता है, उनके जो चिन्ह होते हैं वो दिखाई देते हैं। उन चिन्हों के सामने अगर आपको ये नीले जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको किसी को मान लो कि एक बटन वोट डालना है, तो के सामने वाला क्या है, ये नीला कलर का वोट आप डालेंगे, और डालने पर जब आप नीला दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है के, तो यहाँ पर ये क्या है, वोटर को वेरीफाइड करेगा कि हाँ जो मैंने के को बटन दबाया है के आगे, तो वो के वाला ही वोट पड़ा है। तो इसमें फिजिकल लेयर में क्या दिखाई देगी, आपको एक पत्ती दिखाई देगी जो आपको आपके सामने हुई। ठीक है, और इस ये जो EVM में दो यूनिट होती हैं इसमें, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है बैलेट यूनिट। तो मैंने बता दिया अभी कंट्रोल यूनिट कौन सी है, तो कंट्रोल किससे करते हैं, इससे, यानी कहने का मतलब इसमें हम कमांड देंगे। और यह है बैलेट यूनिट, यानी कि इसमें बैलेट पेपर जब हम बटन दबाएंगे तो इसमें बैलेट पेपर दिखाई देगा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि, ठीक है। तो ध्यान रखना कि EVM क्या होता है, तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सहायता से हमें वोट डालते हैं और वोटों की गणना करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो वोट की गणना किससे की जाती है, EVM से। लेकिन जब कभी मतलब किसी कैंडिडेट को ये संदेह हो जाता है कि मेरे जो वोट हैं उनकी संख्या कम है, तब ये फिजिकल जो यहाँ पे जो पर्ची हैं, इन फिजिकल जो पर्ची हैं, यानी जो भौतिक पर्ची हैं, उनको काउंट किया जाता है, और जो EVM में जो वोट पड़े हैं उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तब जाके दोनों को
संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं ईवीएम के बारे में, इतिहास जान लेते हैं कि भारत में ईवीएम का इतिहास क्या रहा है। तो मैंने अभी बताया कि बीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो मशीन है, ये क्या है, फिजिकल लेयर में आपको ऑडिट कराती है। आपको पर्ची दिखाई देगी उसमें कि आपने अगर के को वोट डाला है या ए को वोट डाला है, तो ए की पर्ची आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है, अब जानते हैं ईवीएम का इतिहास क्या है। तो भारत में सबसे पहले जो ईवीएम है वो केरल में, ठीक है, केरल के विधानसभा चुनाव में यूज हुई थी। कब? 1982 में। ठीक है, 1982 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला भारत में सबसे पहले ईवीएम का यूज केरल में 1982 में विधानसभा चुनाव में कब हुआ था। तो विधान, ऐसा मत करना कि संसदीय पूछ ले तो आप गलत कर जाओ। संसद, ध्यान रखना, संसदीय चुनाव नहीं थे। कौन से थे? विधानसभा चुनाव। जबकि राज्य में, यानी संपूर्ण राज्य की बात हो रही है, ये केवल विधानसभा चुनाव हुए केवल एक, जबकि संपूर्ण राज्य में ईवीएम द्वारा चुनाव हुए थे 1999 में। कहाँ पर? गोवा में। तो संपूर्ण राज्य में गोवा में हुए हैं, और जबकि विधानसभा के सबसे पहले हुए हैं ईवीएम के, कहाँ पर? केरल में। उसके बाद में संसदीय चुनाव, पहला संसदीय चुनाव ईवीएम के द्वारा कहाँ हुआ है? तो 2004 में हुआ है। कब हुआ है? 2004 में। लेकिन ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी यानी फिजिकल जो पर्ची दिखाई दे रही है, उसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 2013 में। कहाँ पर? नागालैंड में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईवीएम के साथ में वीवीपीएटी का पहली बार उपयोग कब हुआ? 2013 में। कहाँ पर हुआ था? नागालैंड में। ठीक है, आगे है ईवीएम के। अब जानते हैं हम सिक्योरिटी के बारे में, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसकी सिक्योरिटी कैसे होती है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब ईवीएम बनकर तैयार हो जाती हैं, यानी कि जिस कंपनी के द्वारा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई जाती है, उनके द्वारा बनाने के बाद एक ऐसा स्थान चुना जाता है जहाँ पर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है। और सुरक्षा व्यवस्था रखने के साथ में इसे सुपुर्द किया जाता है चुनाव आयोग के। किसके? चुनाव आयोग के। और चुनाव आयोग द्वारा पहली यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग, प्रथम स्तरीय जांच शुरू की जाती है। और शुरू करने पर इसकी फिजिकल, पहले फिजिकल यानी भौतिक यानी टूट फूट वाली जांच, और टेक्निकल यानी कि इस ये जो कमांड दी जा रही है वो सही दी जा रही है, तो ये कार्य सही कर रही है या नहीं। तो पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है किसके द्वारा? ईवीएम के जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर के द्वारा। प्रत्येक ईवीएम मशीन यानी कि जो जो भी जितनी भी ईवीएम मशीन चालू बनकर आई हैं वर्तमान में, उनकी टेक्निकल और फिजिकल दोनों तरह की जांच की जाती है। और इस समय यहाँ सभी जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, उन राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उनके समक्ष कैसे की जाती है? ये फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है। लेकिन इसके बाद में जो फर्स्ट लेवल चेकिंग हॉल है, उसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती, अर्थात इसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ना ही कोई इसमें मोबाइल फ़ोन, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ नहीं ले जा सकता है। इसमें पुलिस बल तैनात किया कर दिया जाता है, क्योंकि ये भारत की चुनाव का सुरक्षा व्यवस्था का मामला होता है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट लेवल के बाद में आते हैं हम आगे कि उसको दिखाया, चेक कराया जाता है। कैसे कैसे कराया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो उम्मीदवार होते हैं, उनके उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा वहां पर से किसी, मान लो कि यहाँ 1000 ईवीएम मशीन रखी हैं, और उन ईवीएम में से किसी किसी भी 10% ईवीएम को उठा लेते हैं वो, यानी कि 1000 में से तो यहाँ से क्या करते हैं, 1000 में से किन्हीं 10%, मान लो 10% में कितनी होगी? 100। तो 100 ईवीएम को उठा लेंगे, और उठाने पर क्या करेंगे, उनमें 1000, कम से कम 1000 वोट डाले जाएंगे, यानी मॉक पोल कराए जाते हैं। और 1000 मॉक पोल कराने पर उनको लिए संतुष्ट किया जाता है कि ये जो वोटिंग मशीन है या ईवीएम है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद में जो मतदान केंद्र होते हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद में क्या होता है, जब पहुंचने के बाद में मतदान जब शुरू होने से पहले, ठीक पहले मतदान जो एजेंट होते हैं, यानी कि जो भी उम्मीदवार के एजेंट होते हैं मतदान केंद्र पर, उनके सामने भी एक बार पोल किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब अभी इस मतलब अभी जब हमारे यहाँ वोट पड़े थे, तब मैं कहाँ यहाँ पे बना था क्या, एजेंट। तो एजेंट जब हम बने थे, तो उसमें मेरे सामने, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ईवीएम मशीन, तो इसमें मेरे सामने क्या है, मॉक पोल कराए थे। तो प्रत्येक जो पार्टी थी, उस प्रत्येक पार्टी के 7 वोट डाले गए थे। ठीक है, कितने? 7 वोट। और नोटा के कितने वोट डाले थे? तो नोटा के डाले थे 8 वोट मेरे सामने। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे 6 पार्टी हैं और एक सातवीं वो हुई,
तो टोटल मेरे हिसाब से 7 छींक 42 और 8 50 वोट डाले गए थे, ठीक है। ये कैसे थे, मॉक पोल। उसके बाद में उसने मेरे सामने इन पर्चियों को बाहर निकाला, किसमें से, उसमें से बीवीपीएटी में से बाहर निकालने के बाद में उनको एक अलग जगह क्या कर दिया, सील कर दिया। उसके बाद में जब क्या करते हैं, फिर बाद में करते हैं सील मोहर। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये करेंगे यहाँ पे सील मोहर मतदान के बाद में। जैसे मतदान पूरा होने के बाद जो पीठासीन अधिकारी होता है वो ईवीएम को करता है, क्या करता है, सील। और सील करने के बाद में जो एजेंट होते हैं या उसे मतदान अभिकर्ता भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने ये कर दिया क्या, सील। अब सील पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये हस्ताक्षर चमक रहे होंगे, और हस्ताक्षर के साथ में फिर इसको सील किया जाता है, और सील करने के बाद इसे भेज दिया जाता है कहाँ पे, आगे ऊपर मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जब पीठासीन अधिकारी होता है, एक तो कहाँ होता है, ये मतदान केंद्र पर। लेकिन इससे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, यानी कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्वाचन, ये जो पीठासीन अधिकारी है, ये सब निर्वाचन अधिकारी के पास में क्या कर देते हैं, सीलबंद मोहर ईवीएम को पहुंचा देते हैं। और जो आर होते हैं, ये किसे, जिला मजिस्ट्रेट को यानी डीएम साहब को कहाँ भेज देते हैं, जहां पर डीएम साहब के आदेशानुसार क्या बनाया जाता है, एक स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, या ईवीएम, सभी ईवीएम या सभी पूरे जिले की ईवीएम को इकट्ठा किया जाता है एक केंद्र पर, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम ये है कि मतदान केंद्र से सील जो ईवीएम है, मशीन है, एक सुरक्षित भंडारण केंद्र पर ले जाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रांग रूम। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रांग रूम कहते हैं। और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है कि कदम कदम पर क्या होते हैं, पुलिसमैन या अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं ईवीएम को, मशीन को ले जाते हुए जमा करने पर मतदान केंद्र के बाद में स्ट्रांग रूम में, ठीक है। अब जानते हैं हाई लेवल सिक्योरिटी के बाद में कि जो अब मतदान केंद्र होने के बाद, जमा होने के बाद में, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक रो में क्या है, ईवीएम रखा हुआ है, और यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हुई है। ये बाहर वाला रूम, और ये आपको आंतरिक दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि होता क्या है कि इस स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो 3 स्तर पर की जाती है। चारों तरफ चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और सभी तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इससे बाहर खाना पीने जाता है तो उसकी क्या होती है, नोटिंग की जाती है, नोट किया जाता है कि कौन व्यक्ति कब गया, क्या लेके गया, कितने टाइम पर आया, कितने टाइम पर गया था, 5 मिनट बाहर रहा, तो उसके बाद में ये 5 मिनट बाद क्या अपने साथ में लेके आया। इन सभी को क्या किया जाता है, लिखा और समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद में चुनाव जो आयोग है, जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम के सामने डेरा डालने की अनुमति देता है। अर्थात चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपको ये थोड़ा सा भी संदेह है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम के साथ में छेड़खानी की जा सकती है, तो आप जो स्ट्रांग रूम है उसके सामने क्या डाल सकते हैं, डेरा डाल सकते हैं। अर्थात जो प्रतिनिधि होते हैं, जो भगवाधारी नहीं, जो नेता होते हैं, जो सफ़ेद कलर का वाइट कुर्ता पहनकर टोपी लगाकर जो बैठे होते हैं, वो स्ट्रांग रूम के बाहर क्या करते हैं, खुद भी उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की चाकचौंधी 24 घंटे देखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जानते हैं कि जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है, वो होती है किसकी, जिलाधिकारी अर्थात डीएम साहब की। और कभी कभी डीएम साहब अपने आवास को भी क्या कर लेते हैं, स्ट्रांग रूम बना लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रांग रूम अपने आवास को नहीं बनाते हैं तो क्या किसको बनाते हैं, तो किसी सरकारी कॉलेज को, यानी जो विद्यालय होते हैं उनको क्या बना देते हैं, स्ट्रांग रूम बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ईवीएम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे की जाती है। आपको अगर ये वीडियो कुछ थोड़ा भी सही लगी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आपको आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मेरे जो चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।